हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हो गए। 600 दिन पूरे होने के मौके पर सीएम अपनी टीम के साथ मीडिया के सामने उपस्थित हुए, सरकार का लेखा जोखा पेश किया, साथ ही कई राहत पैकेजों का भी ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार के कामों का बखान किया, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए जनता की नजरों में सरकार को फेल करार दे रहा है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने जमकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर सीएम ने एक बुकलेट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसमें प्रमुख रूप से गरीब कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताई गई है। साथ ही कहा गया है कि पुरानी सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार ने दोगुना काम किया। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा को किसानों के हित में बताया गया है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करने की जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि प्रदेश की स्वामित्व योजना को देश ने अपनाया है। वहीं कहा गया है कि स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा हमारी सोच है। गरीबों को घर देने के लिए काम करने का भी जिक्र किया गया है। साथ ही प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण की बात भी कही गई है कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। ये इस दूसरी टर्म के जो 600 दिनों का समय है, उपलब्धियां हमारी अपार हैं, लेकिन फिर भी एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि इसमें अधिकांश समय, लगभग 400 दिन इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही। सीएम ने बताया कि कैसे उनकी टीम ने डबल शिफ्टों में काम कर जनता की हित का ख्याल रखा। गरीब का कल्याण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा मंत्रिमंडल लगातार, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे साथियों ने सामान्य सरकारों में जो पहले जितना काम वो मंत्रीगण करते थे, हमने उससे डबल काम किया है, डबल शिफ्ट में किया है। वहीं किसानों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के हित में कई सराहनीय काम किए हैं। इसमें उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा को किसानों के लिए हितकारी बताया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 9 लाख किसानों को 62 लाख एकड़ भूमि रजिस्टर करके, और इस बार लगभग 1700-1800 करोड़ रुपए उनको सीधा किसानों को गया है। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है और किसान के घर में सीधा चला जाए। एक तरफ सीएम ने 600 दिन की उपलब्धियों को गिनाया तो दूसरी तरफ कांग्रेस को सरकार की उपलब्धियां रास नहीं आई। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं होना चाहिए था। 600 दिन की गठबंधन सरकार की गिनाने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। मुख्यमंत्री अगर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। इन 600 दिन में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, आज तक 1966 से लेकर आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी जितनी बेरोजगारी बढ़ी है। अगर मुख्यमंत्री जी के अंदर वास्तव में ही कोई नैतिकता होती और कृषि प्रधान प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का ये दायित्व निभाते तो कम से कम इनको केंद्र सरकार पे दबाव बना के उन किसान संगठनों की केंद्र सरकार से इनकी बात करवाते और कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन खत्म करवाने का प्रयास करते, ताकि हमारा प्रदेश दोबारा उन्नति की राह पे, समृद्धि की राह पे, संपन्नता की राह पे दोबारा चल सकता।
अब चलिए आपको प्रदेश की जनता की राय भी सुनाते हैं। प्रदेश की जनता गठबंधन सरकार के 600 दिन को किस तरह से देखती है। ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। किसान है लगातार नीचे जाने लग रहे हैं। मान के चलो 20 रुपये कम से कम डीजल महंगा हो गया। जो किसान का कॉस्ट पड़ा करता है वो 5 से 10 हजार रुपये महंगा पड़ने लग रहा है और उसकी फसलों का रेट डाउन है। ये मान के चलो 70 रुपये 72 रुपये जीरे के बढ़ा दिए, खर्चा तो 10 हजार रुपये किला बढ़ गया। 2000 रुपये बढ़े हुए तो कहाँ तक किसान खेती करेगा। हुए है जिन वादों को लेकर के सरकार हमारे बीच में आई थी, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। 1100 की खड़ की बोरी आया करती, आज लगभग 2200 के आसपास आती है। तेल हमें लगभग 8400 रुपये मिलता था, आज लगभग 100 के पास जा रहा है। दिन बर दिन हमारी महंगाई कमर तोड़ रही है और सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार के, एक भी रोजगार का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो भी लगाए थे उनको घर बैठा दिया। इन गठबंधन सरकार ने जनता का शोषण किया है, उनको राहत नहीं दी है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार आई थी, युवाओं को रोजगार देने में सरकार पूरी तरह असफल हुई है। सरकार बिल्कुल नाकामयाब हुई है और बेरोजगार लोग सुसाइड करने पर मतलब तुले हुए आतुर है। और दुर्भाग्य है ये इस हरियाणा का कि इस तरह की सरकार हरियाणा वासी झेल रहे हैं। गठबंधन सरकार कई दिशा में अच्छा कार्य भी कर रही है। निश्चित रूप से पिछले 1-1.25 वर्ष से तो कोरोना महामारी से सारा देश का सारा विश्व ही पीड़ित है, तो हरियाणा में भी उसका व्यापक असर रहा और सरकार द्वारा उसकी रोकथाम के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष पर राशन का वितरण, इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इसके अतिरिक्त और भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जो भी संभव प्रयास हैं सरकार द्वारा निश्चित रूप से किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त और भी कई क्षेत्रों में सरकार का अच्छा प्रयास है। सरकार के 600 दिन पूरे होने पर जहां सरकार उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्ष इसे नाकामी के रूप में देख रहा है, जबकि जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 600 दिन का मनोहर शासन कैसा रहा, इस पर रणदीप सुरजेवाला की अपनी अलग थ्योरी है, सुनिए। 600 दिन में 6 बड़े फेलियर जो हैं सरकार के, क्या उनका जवाब देंगे हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को? खट्टर साहब बताइए, दुष्यंत चौटाला जी बताइए कि बेरोजगारी दर में हरियाणा हिंदुस्तान में पहले नंबर पर क्यों? खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी बताइए कि अपराध में हरियाणा पहले नंबर पर क्यों? बताइए कि 7 माह से लाखों किसान हरियाणा की सड़कों पर टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर क्यों? बताइए कि 600 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश कर्ज की गर्त में डूबा क्यों? बताइए कि हरियाणा में हर कोने, हर मोड़ पर, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर क्यों? और हरियाणा की सरकार घरों के अंदर खुद ताला लगाकर बंद क्यों? 600 दिन का मनोहर शासन कैसा रहा, सरकार ने उपलब्धियां गिनवाई, विपक्ष ने घेर लिया। आइए पैनल की क्या राय है जानते हैं। 600 दिन का कामकाज सरकार का, गठबंधन सरकार का कितना संतोषजनक रहा, ये जानने के लिए रुख करेंगे। हमारे साथ योगेश कौशिक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका। हमारे साथ रंजिता मेहता है, प्रवक्ता बीजेपी। रंजिता जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका भी। और रजत पंजेटा है, प्रवक्ता इनेलो। रजत साहब, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के पास जाएंगे। क्यों ना कौशिक साहब आपसे शुरुआत कर ले, सुना आपने सीएम साहब को? जी देखिए, सीएम साहब को मैं सबसे पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि इन्हें ना ये 600 दिन वाला नाटक नहीं करना चाहिए था। अच्छा, नाटक? पर ये एक्सपर्ट हैं, इस चीज के एक्सपर्ट हैं, ये करते हैं। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि इनको ये मान लेना चाहिए कि जो ये 600 दिनों की ये बात कर रहे हैं, इनमें लगभग सारा समय जो है ना ये महामारी के दौरान गया है, निकला है। नहीं, सीएम ने कहा है, सीएम ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि 600 में 400 दिन तो हम युद्ध की तरह जंग लड़ते रहे कोरोना से। कोरोना बहुत प्रभावी रहा, लेकिन हमने डबल शिफ्ट में काम किया। अब मैं अभी डबल शिफ्ट की भी बातें कर देता हूँ। हाँ।
प्रधानमंत्री भी 24 घंटे काम करते हैं, ये भी 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। ये काम तो इनकी ड्यूटी है, ये कोई नया काम थोड़ा करते हैं। ये जब ये जीत के आ गए हैं तो ये 24 घंटे के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है डबल शिफ्ट सिंगल शिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई मजदूर नौकरी थोड़ा कर रहा है कि ओवर टाइम चाहिए मुझे, ऐसा नहीं होता है। ये सब बकवास की बात है। अब मैं देखिए, मैं इसलिए इसे एनालाइज नहीं करना चाह रहा था, या इन्हें भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पास समय नहीं था। अब मैं इसकी बुराई करूं या इसकी अच्छाई कहूं, मैं नहीं कह सकता। विश्लेषण क्या कहता है? मैं विश्लेषण, मेरा मानना है, मैं अब विश्लेषण में ये कहना चाह रहा हूं कि इन्हें ये नहीं करना था। खामखा का डिंडोरा पीट रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया इन दिनों में। मैं अब आपको जो बातें हैं वो सच हैं, सामने हैं। सीएम ने तो तमाम चीजें गिना दी, देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए फिर दिखा रहे हैं। वो अपना गिनाएंगे, मैं सच बताऊंगा। वो उनके पास आंकड़े कहीं पे कुछ भी करते रहे, आंकड़ों का खेल कोई भी कर देता है, हर कोई करता है। उनकी कांग्रेस की सरकार होती है वो भी करती है, इनकी सरकार है ये भी कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, मैं आपको अपने आसपास की बातें करना शुरू कर देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग इन दिनों में जीरो हो गई है हमारी। मैन्युफैक्चरिंग जीरो हो गई का मतलब यह है कि हमारे पास पैसा नहीं आया होगा। सेल हमारी लगभग जीरो है, तो हमारे पास पैसा नहीं आया होगा। जब पैसा नहीं आया तो आप ईमानदारी से मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं आया, हम नहीं कर पाए काम, ठीक है। अब लोग परेशान हैं, मतलब इन 400-500 दिनों में परेशान है। मैं बीजेपी को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी की गलती नहीं है इसमें। और बीजेपी मतलब मनोहर सरकार, स्पेशली मनोहर लाल जी इतने भोले हैं कि मैं उनको दोषी नहीं मान सकता हूं। क्योंकि वो स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे वो मुझे नहीं पता, उनको किसने ऊपर से आई होंगी ये बातें, क्योंकि ये इवेंट मैनेज करते हैं। इस इवेंट मैनेजमेंट का खेल है ये, माइंड डाइवर्ट कर दो लोगों का, जो और चीजें चल रही हैं उनसे ध्यान भटकाओ, ऐसे मामले होते हैं ये। अब मैं ईमानदारी की बात जो मैंने कही, मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारा। ये बिल्कुल जीरो रहा। बिल्कुल जीरो रहा का मतलब इसके थ्रू हमें कोई कमाई नहीं आई होगी। उसके बाद सेल हमारी जीरो रही, क्योंकि बंद था सारा का सारा। जब सेल जीरो रही तो उसमें से हमारी कोई कमाई नहीं आई होगी। स्कूल हमारे जीरो रहे, बंद रहे बिल्कुल, तो स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हुई होगी। उसके अलावा क्योंकि पूरा का पूरा लॉकडाउन टाइम लगभग रहा, तो मतलब मैं क्राइम को कैसे करूं, क्राइम अभी इमीडिएटली शुरू हुआ, ठीक है। उसके अलावा किसानों का जहां तक मामला है, किसानों की ये सच है कि भाई इन्होंने खरीदारी जो है टाइमली और ठीक ठाक की है, और स्टेट से कंपेयर करूं तो। कोरोना का इन्होंने जो मैनेजमेंट किया है वो और स्टेट से कंपेयर करूं तो इन्होंने ठीक ठाक किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन है जो बात करेगी वो तो ये बात करेगी ना, आप क्या कह के आए थे और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। आप डिलीवर जो कर रहे हैं, आप रोजगार का जवाब दीजिए। रोजगार नहीं दे सकते थे, इन्हें मान लेना चाहिए। अब मैं कह के तो आया हूं रोजगार दूंगा आपको, और मैं बात करने लग जाऊं कोई दूसरी या तीसरी, तो वो तो मैंने सिलेबस बदल दिया ना अपने आप ही अपना। ये जैसे अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, उनको कैसे ये कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करा दी बच्चों की। अब क्या है कि जैसे अब बात कर रहे हैं कि अब हम टैब देंगे या कंप्यूटर देंगे या कुछ भी देंगे बच्चों को। इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, इट वॉज रिक्वायर्ड अर्लियर। जैसे ये समस्या आई थी, इनको पता लगा था, ये पिछले साल जनवरी या दिसंबर में डिसाइड करना, मतलब उससे भी पिछले मतलब 19 में दिसंबर में डिसाइड होना चाहिए था, जब ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो गया था कि भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो अब पढ़ाई का हम बच्चों का कैसे करेंगे। उस टाइम डिलीवर करते, मार्च में, पिछले मार्च में अगर इन्होंने दे दिए होते टैबलेट वगैरह, वो जो पढ़ाई के लिए या कंप्यूटर वगैरह या फोन वगैरह, तो मैं मानता कि हाँ इन्होंने डिलीवर किया है। लेकिन अब तो सारा का सारा नॉर्मल होने की तरफ जा रहा है। जब नॉर्मलसी में हम चले जाएंगे तो फिर इनका क्या वो रहेगा। एक्चुअली क्या है कि ये फायर फाइटिंग का काम करते हैं, आग लगने का इंतजार करते हैं, आग लगने के बाद उसे बुझा देते हैं, बुझाने पे फिर श्रेय लेते हैं। ये मैं फिर भी ये मानता हूं नहीं, एकदम से आप जो विश्लेषण रख रहे हैं, क्या शून्य रहा है सरकार? नहीं, शून्य नहीं मानता ना मैं। हाँ। मैं शून्य नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इनको मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। टैबलेट का आपने जिक्र किया, आपने फोन का भी जिक्र किया, दिया गया है फोन, टैबलेट अब दिए जाएंगे। और जब हम दिए जाएंगे की बात करते हैं तो कई सारे नए पैकेजेस का भी जिक्र किया आज सीएम ने, तो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? मैं अब स्कूल की बात आपने की ना, हाँ। स्कूल जो बच्चे छोटे होते हैं उन बच्चों का खाने का भी प्रबंध है वहां पे, हाँ। ठीक है। उन बेचारों का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ इस दौरान, वरना आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिए इनसे कह के, ठीक है। अब मैं पढ़ाई की बात करता हूं। पढ़ाई वाकई सरकारी स्कूलों में बेचारे नहीं पढ़ पाए, ये ईमानदारी की बात करो। एक जो काम करने वाली लेडी है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड की जहां तक बात है, मैं 10वीं के बच्चे को आप बुला के लिखवा लीजिए, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है सरकारी स्कूलों का। जवाब ले लेते रंजीता जी 600 दिनों के कामकाज का विश्लेषण सुना आपने? रंजीता मेहता, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, शायद ये मुझे सुन नहीं पा रही हैं। रजत साहब, आपके पास आ रही हूं मैं। सीएम साहब को सुना होगा आपने, संतोषजनक लगी उनकी बातें? रजत जी, आवाज मिल रही है आपको? ये बहुत दुखद है, आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमें दिख रहे हैं, लेकिन शायद हम दोनों एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, जिन पैकेजेस का हम जिक्र कर रहे थे कौशिक साहब, ये वो पैकेजेस आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5,000 देंगे। असंगठित क्षेत्र के लिए भी है। यहाँ पर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोरोना काल में, उनको 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा। तो इन चीजों को लेकर क्या सरकार की वाहवाही नहीं होनी चाहिए कि आप ये जो एक्शन ले रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम गरीब कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं, आप वो कर रहे हैं? ये बात जो मैं कह रहा हूं वही तो बात हो गई ना। हाँ। इसकी जरूरत 1 साल पहले या 6 महीना पहले थी। ये 6 महीने पहले अगर दे दिए गए होते तो बेचारे लोग संभल जाते, लेकिन नहीं संभल पाए लोग। ये अगर हम आज इन्होंने डिक्लेयर किया है, आज ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे का मतलब ये है कि आगे उनको मिलेगा 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में। स्टेप अच्छा है, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन अगर ये पहले किया होता तो एक्चुअली जब लोगों को जरूरत थी तो उस टाइम मदद मिलती। उस टाइम लोगों को मदद नहीं मिली। बेचारों ने कैसे दिन गुजारे हैं, ये आप किसी के घर में जाके आप इंटरव्यू कीजिए, बात कीजिए लोगों से। मैं अपने यहाँ पे बताता हूँ, मेरे यहाँ पे जो काम करने के लिए आते हैं 2-4 लोग जो भी आते हैं, वो बेचारे कितने परेशान रहे मैं तो ये बता सकता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते थे, उनको पोषण के लिए जो खाना मिलता है, कई तो बेचारे उन बच्चों को भेजते इसीलिए है कि वहां पे खाना भी खाएंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी सीख के आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि स्कूल बंद हो गए, वहां जा नहीं पाए। इससे अच्छा तो मैं केजरीवाल जी को मानता हूं, जिन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे उनके यहाँ हम घरों में भेजेंगे खाना। ठीक है, ये बात दूसरी है कि फिर आप वाले आपको सुनकर गदगद हो रहे होंगे, वो मुझे मालूम नहीं, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा डिसीजन लिया कि हम घर घर सबके खाना भेजना चाहते हैं, राशन भेजना चाहते हैं। हाँ। उसके पीछे रीजन है, आप देखिएगा कि जो लोग राशन लेने के लिए जा रहे हैं उनकी 1-1, 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूंगा मैं, सोशल नहीं कहूंगा। सोशल डिस्टेंस तो नहीं होना चाहिए कभी भी, फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो फिजिकल डिस्टेंस है वो है ही नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज खड़े हैं, बीमारी अभी खत्म हुई नहीं है, तीसरे वेव की बातें करना शुरू कर रखी है हमने। तो उनका डिसीजन कहां बुरा है? लेकिन वो बुरा क्यों लग रहा है सरकार को? उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ समय बाद ये सरकार ये राशन देना बिल्कुल बंद करने वाली है और इसकी जगह पे कैश भेजने वाली है। ये इनकी प्लानिंग है। तो वो प्लानिंग पे ही वो सारा का सारा पानी फेरना चाहते हैं केजरीवाल जी। ये चीज केजरीवाल जी को भी पता है। नहीं, चलिए आज मनोहर सरकार के ही शासन को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। रंजीता जी जुड़ गए, तो अच्छा है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ। रंजीता जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मिल रही है। विश्लेषण सुना आपने? आवाज इको हो रही है। चलिए, इनका ये कहना है कि 600 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों के बखान को लेकर सीएम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से उपलब्धियों को रखा गया, ये विश्लेषण है, ये हम नहीं कह रहे। यहाँ पर योगेश कौशिक जी बैठे हैं, इनका ये मानना है कि जिस तरह से उपलब्धियों का बखान किया गया उस तरह से और उस तौर पर काम नहीं हुआ है। मैं मानती हूँ कि कोई राजनीतिक पार्टी या तरीके के करते हैं और जीत के रखते हैं, और अब इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐतराज भी है और हैरानी भी है कि इतनी महामारी के अंदर ऐसे दिनों में जहाँ पर महामारी के संकट में हम लोगों ने बताया, तो उसके बावजूद सरकार ने हर उस व्यक्ति सही मौके ठीक पहुंचाने का काम किया, उसको राहत देने का काम किया, एक समृद्ध बनाना देने का काम किया, एक सुशासन देने का काम किया। आप लोग कहते हैं कि बखान करने की जरूरत नहीं है, अगर काम किया है तो काम करना भी पड़ेगा। अगर पहले सरकारों की बात करते हो, अब सरकारों की बात करते हो, जमीन आसमान से फर्क है। आज बिना पर्ची और खर्ची के 85,000 युवाओं को नौकरी देने का काम जो है वो खट्टर सरकार ने किया है, और उस व्यक्ति को नौकरी मिली है तो एक आम चाय वाले का बेटा है जो आम एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और बिना पर्ची खर्ची के उसको नौकरी मिली है। आज वो तो परिवार है, आज इस नौकरी के चलते इस तरीके से समृद्ध है कि आज वो 2 वक्त की रोटी जो है चैन से खा रहा है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। जिस तरीके की योजनाओं को आज सरकार ने शुरू किया है,
आज फैमिली आईडी की शुरुआत कर दी गई है ताकि एक स्कीम का लाभ एक ही व्यक्ति को मिले, जिस तरीके से पिछले रंजिता जी ये तमाम बातें मैम ये तमाम बातें सीएम रख चुके हैं। अब बात हो रही है सीएम ने जो कहा उस पर कितना काम हुआ, कितना संतोषजनक वो काम रहा, जो काम सराहनीय रहा वो काम आगे कहां तक आप लोग लेकर पहुंचेंगे। मेन जो मसला है लोगों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, जो बखान किया गया वो पहुंची कि नहीं पहुंची, अभी उस पर बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब को सुना आपने, सीएम के तुरंत बाद आए और उन्होंने बातें सामने रखी कि हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है सरकार ने। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा विकास की गति को लेकर इतना पीछे चला गया हो। हर एक मोर्चे पर जिस जिस बात का जिक्र, जिस जिस क्षेत्र, जिस सेक्टर का जिक्र किया सीएम ने, हर एक मोर्चे पर उन्होंने घेरा है आपको। देखिए निश्चित तौर पे विपक्ष का काम होता है घेरना। अच्छा। अगर हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि तेजी से चलना चाहिए था, वेणु अग्रवाल नहीं दिया। वेणु अग्रवाल, क्या आप लोगों ने घेरने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया या वाकई सवालों में दम है? रिपोर्ट कह रही है कि मैं नहीं कर रही हूँ, नीचे हम लोग। ठीक है मैम, आपकी आवाज थोड़ा बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप सुने जरा, आपने जो कहा कि विपक्ष का काम है घेरना, वो तो घेरेंगे ही, तो जरा पूछ लेते हैं कि विपक्ष क्या केवल ये धर्म निभा रहा है या इनके सवालों में दम है? वेणु अग्रवाल जी। अनामिका जी, जनता सरकार चुनती है शासन के लिए, अपने आराम के लिए, बहुत वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते। लेकिन देखो शासन का यदि बैठ गई तो आज आपका ये टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने त्राही त्राही मचाई है, जनता को त्रस्त किया है इन पिछले 600 दिनों में। ये कहते थे कि हम वो कर दिखलाएंगे जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। बिल्कुल सच बोलते, कांग्रेस की सरकार नहीं है। बिल्कुल सच बोलते, पहली बार सच बोला, पहली बार सच बोला। सुनिए सुनिए क्यों बता रहे हैं, सुनिए बुखारे हैं मत, सुनिए कहने तो दीजिए, कहने तो ठीक है। बारी बारी से रंजिता जी सुनिए तो कहने की, रंजिता जी ठीक है, अपनी बारी में बोलिए। वेणु जी बोलिए, वो शांत बोलिए। बिल्कुल, इसको भाई सुनने की हिम्मत रखिए। सुन रही है, वो सुन रही है, आप बोलिए। सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई सामने आई कि जनता आज वैसे ही बेचारी परेशान है और सच्चाई सुनकर तो आज जनता बिल्कुल इनके अगेंस्ट हो जाएगी। ये बोलने का मौका नहीं देंगे। मुद्दे पे आ जाइए। बेरोजगारी हरियाणा में आज नंबर 1 पर है, इनके शासन में आई है। आप देखिए कि जो अपराध आपके बेरोजगारी के सवाल पर 75% आरक्षण का जवाब है सरकार की तरफ से, इस पर बोलिए। अरे आरक्षण देंगे किसको, नौकरियां देंगे कहाँ पर, जब कोई लघु उद्योग यहाँ से प्लान करके, बड़ा उद्योग यहाँ से प्लान करके, हर तरह से मारा मारी उद्योग सवाल नोट कीजिएगा रंजिता जी। हाँ, उद्योग होगा तो आरक्षण देंगे। झूठ भी सरकार है, झूठ बोलती है और उनको सुधार देते हैं ताकि जनता तुझे अभी संगीता जी को रोजगार दिया है युवाओं को। ठीक है रजत जी, आई थी मैं आपके पास, लेकिन आवाज मिली नहीं। मैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद रजत जी के साथ लौट रही हूँ। बहुत ही छोटा सा ब्रेक, फॉर लौट रहे हैं। 600 दिन का मनोहर शासन मनोहर रहा सरकार के हिसाब से। विपक्ष का कहना है कि फेल है सरकार। आखिर इन 600 दिनों में जो काम हुआ, क्या उससे और ज्यादा बेहतर कर सकती थी सरकार? चूंकि हम कोरोना की दूसरी लहर से भी फाइट कर रहे थे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। रजत पंजेटा है प्रवक्ता इनेलो। रजत जी, आप अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री साहब को आपने सुना, जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, संतुष्ट हैं आप उससे? जी अनामिका जी, मैं सभी बातों का यहाँ जवाब दूंगा एक एक करके। जरूर। एक तो 600 दिन जो 600 दिन की उपलब्धियां गिनाई है, तो ये 600 का जो आंकड़ा है, ये अब तक जो लोग सरकार की गोलियों से जो जा चुके हैं, और किसान आंदोलन में जो 516 किसान शहीद हो चुके हैं, और रोहतक जज्जर और डेरा सच्चा सौदा और बाबा रामफल की जो गोलियां चला के 84 लोग इन्होंने मरवाए, तो पूरे 600 लोग हो गए आज, और ये 600 ही दिन की वो गिना रहे हैं। चलो इस पे चर्चा ज्यादा ना करते, आज के मुद्दे पे चर्चा करते हैं। भाजपा की प्रवक्ता मैडम ने यहाँ 2-3 बातें कही। इन्होंने नौकरी की बात करी, तो नौकरी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने लगे हुए कर्मचारी हटाए,
ठेका प्रथा को इन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भी नौकरियां इन्होंने रद्द करी हैं। अभी ये पर्ची खर्चे की बात कर रहे थे, लगे अगर उसमें कोई कमी नहीं थी तो उसमें आपने रिजल्ट निकालने के बाद भी कैसे रद्द करी, कैसे इतने सारे लोग जो उनमें सेम नंबर आ रहे थे वो टॉप कर रहे थे। तो अभी वो नौकरियां रद्द हुई हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी में हरियाणा लगातार नंबर 1 या नंबर 2 पे है। तो जब बेरोजगारी में नौकरियां ही नहीं है तो आप नौकरियां 75 दे दीजिए, 80 दे दीजिए, 100 दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये सिर्फ ख्याली बुलावे जनता को गुमराह करने के तरीके हैं। सबसे अहम मुद्दा है जो प्रदेश पे आज 2.5 लाख से ऊपर का कर चढ़ चुका है। सबसे अहम मुद्दा आज जो है, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई भी है। और दूसरा मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि ये इस सरकार ने पिछले जो ये 600 दिन की बात करते हैं उसमें 9 बड़े घोटाले किए, जिसमें बड़े घोटाले जिसमें शराब, दान, रजिस्ट्री जैसे बड़े घोटाले थे। अब आप देखिए, किसान के लिए इसमें कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है। मैं मध्यम वर्ग के बारे में खास करके बात करना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन लगा तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की कुछ आर्थिक मदद अगर ये देते तो वो एक सराहनीय कदम होता। इन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा लोन ले लीजिए, और लोन के जो बैंकिंग प्रोसीजर था, बैंक वाले भी डर रहे थे कि क्या पता लोगों की आमदन नहीं है, काम धंधे ठप हो रहे हैं, तो ये लोन चुका पाएंगे क्या नहीं। तो उन्होंने अपने जो नियम है वो इतने सख्त कर दिए कि उससे ज्यादा लाभ किसी का नहीं हुआ। और आपने देखा होगा, अभी एक खबर चल रही थी टीवी में, मैं देख रहा था कि किसी के घर के मुखिया, उनका कोविड की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद 6-7 दिन तक वो भूखे रहे। उनकी जो घर में बच्चे थे या उनकी पत्नी थी, तो भूख के मारे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ये कह रहे थे कोरोना काल के अंदर सरकार ने मदद की। बहुत सारे एनजीओ हैं अनामिका जी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों ने एसडीएम को राशन मुहैया कराया और उनके थ्रू जो है वो मदद मिली। तो जैसे कि देखिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ ये सारी कमियां निकालें, और सरकार की बिजली वाला जो कदम है वो सराहनीय है। दूसरा, इन्होंने वो जो संपत्ति कर के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, वो एक क्वार्टर के लिए उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, जिसमें उन्होंने कहा आप किराया भी मत लीजिए जब दुकानें बंद रही। लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक चीज सोचनी चाहिए थी कि उसके आगे जो 2 क्वार्टर हैं वो तो रिकवरी में भी लग गए, और जो लास्ट क्वार्टर था उसमें रिकवर नहीं अच्छी तरह कर पाए। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स का आपको ज्यादा जो है वो जनता उम्मीद करती है, क्योंकि पहले लगे हुए जो काम धंधे चौपटे उसी से लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप फेजेस में अनलॉक करते हैं तो आप पूरा जो बाकी 3 क्वार्टर्स का है वो पूरा प्रॉपर्टी टैक्स लें। तो अनामिका जी, इसमें थोड़ा सरकार को देखना चाहिए था। हाँ, जो आपने किया, एक कदम जो आपने उठाया वो ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं, बहुत लोगों की जान चली गई है। रंजिता जी कुछ कह रही है रंजिता जी कुछ कह रही है। हाँ जी मैम, दोनों को जवाब दीजिए। धन्यवाद, आप मुझे बोलने का मौका दे रही है। देखिए, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुना और मैंने इनेलो की प्रवक्ता को सुना और विशेषज्ञों को सुना। अब तीनों का जवाब देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि कोई बीच में ना बोले, और जो चीजें गिनवा रही है उसका जवाब दूंगी कि ये सच बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। प्रोफेसर जनता जनार्दन को कर दे दीजिए। बोलिए। जहां तक इन्होंने बात की कि जो गति है वो धीमी कर दी, तो मैं नहीं कह रही, नीति आयोग की रिपोर्ट ही कह रही है कि हरियाणा तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में पहले स्थान पे है देश के अंदर। ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट कह रही है कि सरल प्रोजेक्ट के माध्यम से समय बंद के अंदर बड़ा मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए हम प्रथम श्रेणी में है। अनन्या मुक्त करने के लिए जो अभियान हरियाणा की द्वारा चलाया गया था उसमें हम देश में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा देश पहला ऐसा राज्य है जहां पर हेपेटाइटिस C और B की दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। हरियाणा पहला राज्य है जहां पर अंत्योदय हर योजना के तहत हमें अवार्ड मिला है। सर्वेक्षण संरक्षण शहरी 2020 के तहत स्टेट रैंकिंग में हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और स्वच्छता अभियान के तहत हरियाणा को ODM प्लस होने के तहत देश भर में प्रथम स्थान मिला है। और ये कह रही है कि किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि पिछले 15 साल में इन्होंने जितनी नौकरियां दी थी उससे ज्यादा नौकरियां हम 7 सालों में दे चुके हैं।
जहां पर इनके ऊपर इल्जाम लगते थे कि अंगूठा किसी और का, निशान किसी और का, साइन किसी और से, और दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं इस वजह से आज भी जेल के अंदर है। हम उन भर्तियों को रद्द करते हैं कि इनके अंदर छुआ जाती है कि इसके अंदर घोटाला किया गया है, क्योंकि हम एक एक जो इंसान है उसको सही इंसान को नौकरी मिले, उसी के तहत जो है एक एक पोस्ट के ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते फ्यूचर में। अब लगातार सुनने का वादा रखिए। जहाँ पर इन्होंने बात की किसान बड़े परेशान है, किसान भाइयों के अकाउंट में पहली बार जो है पैसा डायरेक्ट अकाउंट के अंदर गया है। 16,000 करोड़ रुपया जो पहले दलाली के रूप में लोगों की जेबों में रह जाता था, क्योंकि एमएसपी पे सबसे ज्यादा फसलें 11 फसलें जो है वो हरियाणा सरकार खरीदने का काम कर रही है। आज 2.5 लाख बिजली के नए कनेक्शन जो है वो हरियाणा सरकार ने लोगों को दिए हैं। और कोविड महामारी के चलते ये कह रहे थे कि हमने इंतजाम नहीं किए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो सभी राज्यों का बोझ उठा रहा था, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो यूपी है। हमने सभी का इलाज यहाँ पर किया, हमने सबको यहाँ पर ठीक कर वापस भेजा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच और नीयत के चलते मात्र 15 दिन के अंदर हमने 500 बेड के 2 हॉस्पिटल, एक हिसार में और एक पानीपत में खड़े किए, ताकि कोई व्यक्ति ये न कह दे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से या सिलेंडर की कमी की वजह से हमें किसी भी तरीके की परेशानी आई। तो गन्ने का भाव है सबसे ज्यादा 350 रुपए जो है वो हमारी सरकार दे रही है। पड़ोसी राज्य राजस्थान जो पंजाब है उसके अंदर रेट जो है वो आप देख लीजिए। पहला हरियाणा ऐसा राज्य है 72 घंटों के अंदर मात्र भुगतान के बाद जो है पैसा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जा रहा है। 29,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किया है सरकार ने। अब मैं पूछना चाहती हूँ जो बागवानी है उसकी प्रमोशन जो है हमारी सरकार कर रही है, जिसके तहत जो है हम उन सब्जियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिसके तहत अरे आप सरकार काम कर रही है। एक एक करके वेणु जी आप ही के पास आ रहे, वेणु अग्रवाल मैं आप ही के पास आ रही हूँ। रंजिता जी मुझे तो सुनिए, रंजिता जी चलिए ठीक है। रंजिता जी 2 सवालों के जवाब रह गए, आपने सबको जवाब दिया, एक एक करके मैंने पूरा मौका दिया, बीच में नहीं बोले दिया। 2 सवालों के जवाब रह गए जो यहाँ पर कौशिक साहब ने भी पूछे थे कि टैबलेट का बहुत सराहनीय टैबलेट देने की जो आप लोगों ने घोषणा की है कि हम बच्चों को टैबलेट देंगे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में उनको सहूलियत हो, सराहनीय कदम, लेकिन पहले क्यों नहीं किया? देर आए दुरुस्त आए, हालांकि वो कह रहे हैं अभी भी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले करते तो बच्चों को आसानी हो जाती। इसके अलावा दूसरी लहर में इस बात को खुद सीएम साहब ने भी स्वीकारा कि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह के हालात पनपे वो नहीं पनपने चाहिए थे। आप लोगों ने 2 प्लांट्स लगाए, आगे अब तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां हैं, थोड़ा सा अगर उसको भी आप डिफाइन करें। तीसरी लहर को लेकर हम बिल्कुल तैयार हैं। आज अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, इसीलिए हर जगह पर बेड बढ़ाए गए ताकि कोई किल्लत ना आए। और तीसरी लहर के चलते ही ऑक्सीजन की 1% की कमी जो है इस प्रदेश के अंदर आने नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो नए हॉस्पिटल बनाए गए हैं सीधा डायरेक्ट पाइपलाइन टैबलेट बेड तक पहुंचाएगी है। टैबलेट की जहाँ तक बात है, टैबलेट की इसलिए इनोवेशन की गई है कि बहुत से गरीब परिवार जो ये महसूस कर रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई के चलते किसी के पास मोबाइल नहीं था और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए थे, उसी के इनिशिएटिव को लेकर हमने टैबलेट देने का फैसला किया है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ाई से वंचित ना रह जाए और वो ये ना कहे कि हमारे पास मोबाइल में टाइम नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, कौशिक साहब कुछ पूछ रहे थे क्या? जिस तरीके से वर्चुअल हमने इम्प्रूवमेंट की है और जिस तरीके से हमने तरक्की की है, आज वर्चुअल बैठक के तहत 22 लाख लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दिन में एक साथ जोड़ लेते हैं और वो हमारी बात सुनते भी है और मानते भी है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, अच्छी अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। जब इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, नहीं सुन रही है वो आपको, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौशिक साहब जोड़ रहे हैं, मैडम उनको जोड़ रहे हैं, फिर आपका सवाल ले लेंगे। कौशिक साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे? हाँ नहीं, मुझे लगता है कि मैडम जो है ना ये सारा का सारा कुछ लिख के लेके आई हुई है और इन्होंने सोच रखा है कि मुझे सारा पढ़ना है, कोई सुने या ना सुने। जितना काम इन्होंने अकेले सरकार ने फरीदाबाद के अंदर किया है ना, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इनसे कहीं ज्यादा काम मैडम सुन लो, आप ध्यान से सुन लो, अरे अपनी पीठ थपथपाने से पहले मेरी बात सुन लो। आपसे जितना काम सरकार ने किया है फरीदाबाद के अंदर,
पूरी बात सुन लो, उससे कहीं ज्यादा काम ACE एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक हैं विजय अग्रवाल। उन्होंने किया है आपसे सरकार से कहीं ज्यादा काम। उन्होंने कहीं अपने नारे नहीं लगवाए हैं, कहीं पोस्टर, कहीं होर्डिंग नहीं लगवाए हैं। पता करो जरा उनकी कितनी एम्बुलेंस चल रही हैं, कितना उन्होंने कोरोना के अंदर अपनी फैक्ट्री बंद करके लोगों को गैस पहुंचाई है ऑक्सीजन की। और इसी चैनल पे आपके एक प्रवक्ता बैठे थे जिन्होंने माना ही नहीं था कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या नहीं है। उन्होंने आपसे कहीं ज्यादा, फरीदाबाद का जिक्र कर रहा हूं मैं स्पेशली, फरीदाबाद के अंदर आपकी सरकार से कहीं ज्यादा काम उन्होंने किया है। नहीं है तो अपने आंकड़े पता कर लेना, उनकी कितनी एम्बुलेंस चल रही है वो पता कर लेना, उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई है वो पता कर लेना, कितने लोगों को इंजेक्शन मुहैया कराए हैं वो पता कर लेना। आप अपनी पीठ थपथपाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप लॉजिकली थपथपाओ। आप नौकरियों की बात कर रहे हो, मैं आपकी परेशानियां समझ रहा हूं, मैं वो गिन रहा हूं, वो आप नहीं सुन रहे हैं। आप अपनी परेशानियां मानते भी नहीं हो, आप बिना बात पीठ भी थपथपाना चाह रहे हो। आप नौकरियां दे कहां से सकते हो जब है ही नहीं तो? आप बताओ, जब प्रोडक्शन खत्म हो गई है, होल्ड पे रख दिया, ठीक है। जब आप ये, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं इनसे कि जब फैक्ट्रियां ही बंद हो गई हैं तो उन्होंने रोजगार कहां से दे दिया? ये सवाल वेणु अग्रवाल ने भी पूछा था। फालतू की बात है, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने। रंजिता जी आप हैं क्या फोन पे? रंजिता जी फोन पे हैं क्या? वेणु अग्रवाल आप हैं क्या? वेणु जी, आपको बेरोजगारी वाले सवाल का जवाब मिला रंजिता मेहता से? बिल्कुल कोई जवाब नहीं मिला। अभी तो बहुत कुछ कहने को है, आज अपना नेटवर्क शिवाना है, बात कहने को बहुत है। बोलिए मैम, बोलिए। अभी आपकी आवाज बहुत बेहतर आ रही है, बोलिए। सच्चाई हम केवल वहाँ पर सामने लाना चाहते हैं। जो हमारे एरिया है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कही जाती है, यहाँ की जो 9 विधानसभाएं हैं, इन पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया हुड्डा साहब के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इलेक्शन थी। मैम प्लीज एक एक करके बोलिए। आ रही हूँ रंजिता जी, मैं आ रही हूँ। रंजिता जी आप मेरी बात तो सुनिए। आप जब पैनल को सुनेंगी नहीं तो आप जवाब कैसे देंगी? बहुत देर बाद में वेणु अग्रवाल के पास गई हूँ। आपने योगेश कौशिक को सुना, एक सेकंड वेणु जी, आप वेणु जी को भी सुनिए, आप रजत साहब को भी सुनिए, फिर एक एक करके तीनों को जवाब दीजिए। आपको पर्याप्त समय मिलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। वेणु जी आप अपनी बात रखिए बारी बारी से। पेट्रोल डीजल आप ये बताइए, इनसे पूछिए, पेट्रोल डीजल का भाव जो आसमान छू रहा, क्या कभी इतनी जल्दी बढ़े हैं कि कच्चे तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहा है? उसको जवाब दीजिए ना कि क्यों बढ़ रहा है। सरसों के तेल की बात कीजिए, आप सुनिए, सरसों के तेल की बात कीजिए। गरीब आदमी सरसों का तेल खाता था, वैसे घी नहीं खा सकता है वो। सरसों का तेल आप 200 रुपए लीटर तक ले गए हैं, और सरकार के हिसाब से सरकार ने कटौती काटनी, बोलती कॉस्ट आएगा। आप आप तो गरीब से छीन रहे हैं। आप करके आज किसान पीछे हमारा आए दिन आप दूसरी पब्लिसिटी दे देते हैं कि हमने एमएसपी धान गेहूं पर नहीं बढ़ाते, धान बढ़ाते हैं। आप चाहते हैं कि पूरी नदी में 2 चम्मच चीनी के डाल दें और पूरी नदी मीठी हो जाए। इतना चुटकी कर देने से क्या किसान का काम चल जाएगा? किस तरह से आप गुमराह कर रहे हैं? तो आपके पास रंजिता मेहता, सीएम साहब ने कहा गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता। वेणु अग्रवाल कह रही है गरीबों से छीनने वाले ऐसी बात कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, अभी पेट्रोल और डीजल की बात कर रही थी। हाँ। इनसे ये पूछिए, पेट्रोल और डीजल की इतनी चिंता है तो पड़ोसी राज्य में राजस्थान है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बैठ राजस्थान अपनी चिंता करे मैम, हरियाणा को जवाब दीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पेट्रोल और डीजल 2014 अक्टूबर के बाद उसका नियंत्रण 1% सरकार के हाथ में नहीं है, और जो डी एलोकेशन हुई थी वो इनकी सरकार की देन थी। इन्होंने शुरू किया था 2009 के अंदर, उसका जवाब देंगे। 2008, 9, 10, 11, 12 इनकी सरकारें रही। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसका जवाब लूंगी। वेणु जी आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन रंजिता जी अभी सरकार में कौन है? महंगाई के मोर्चे पर क्या फेल नहीं हो रहे हैं आप लोग? ये भी ये आवाम का सवाल है मैडम, इसका जवाब दीजिए। राजस्थान में या दूसरी जगहों पर क्या है उसका जवाब हम ले लेंगे कांग्रेस से। हरियाणा में महंगाई से राहत कब?
महंगाई को लेकर कुछ खास नहीं कहा सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हाँ। पेट्रोल और डीजल सबसे बड़ा कारण होता है कोई भी चीज का रेट बढ़ने का, कम होने का। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 अक्टूबर से जब उसके ऊपर हमारा नियंत्रण ही नहीं रहा, उसके बावजूद क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक इस चीज पे सोचा ही नहीं कि हम अपना तेल का उत्पादन कैसे करें, हम अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल पे कैसे कम करें, उसको लेकर हमारी सरकार ने सोचने का काम किया है। हमने सीएनजी, हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए मैडम 7 साल से कांग्रेस है क्या? नहीं, 7 साल से शुरू कर दिया। 7 साल से कांग्रेस है क्या? नंबर 1। नंबर 2, 2014 के अंदर 14% मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, आज 40% ले रही है। 26% बढ़ाया इस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26% बढ़ाया है। आप पता तो करो, स्टेट गवर्नमेंट पे आप डाल रहे हो, पहले पता तो करो। आप रंजीता जी आंकड़ों पे बात करो ना। आप कौशिक सर चुप करवाएंगे क्या? आप झूठ बोलते जाएंगे, आराम से कौशिक सर एक सेकंड। रंजीता जी, वेणु अग्रवाल 1 मिनट, मैडम 1 मिनट प्लीज। वेणु जी 1 मिनट, मैं सबके पास कमेंट के लिए, अब आखिरी कमेंट का वक्त बचा है, प्लीज रुके। रंजीता जी आप मुझे सुनिए, क्या रंजीता मेहता इस वक्त हरियाणा न्यूज पर यह कह रही हैं कि बढ़ती महंगाई का, तेल की बढ़ी हुई कीमतों के जिम्मेदार चूंकि कांग्रेस है, इसलिए महंगाई कहीं नहीं जाने वाली, आप लोग बेबस हैं, या आप लोगों के पास कोई ऐसा रोड मैप है, कोई ऐसा प्लान है कि आप निकट भविष्य में महंगाई से निजात दिलाएंगे? महंगाई पर कुछ तो बोलते मुख्यमंत्री। बिल्कुल बोलिए, जल्दी। हाँ, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम पतियों की डाइवर्सिफिकेशन करवा रहे हैं। जो चीजों के भंडारण हमारे पास स्थान उपलब्ध नहीं है, उसका भंडारण रुकवाकर, उसका रुकवाकर हम उन चीजों को स्थान दे रहे हैं। तो तेल का हमारे पास है ही नहीं, जो दालें उत्पादन हमारे पास कम है, बाहर से महंगी ना पड़े, पेट्रोल चीजों की महंगी। चलिए, आवाज आनी बंद हो गई। जितना भी सुना, रजत साहब क्या कहेंगे? देखिए अमिका जी, एक तो जानकारी का मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ताओं का हमेशा अभाव रहता है कि ये बार बार जो बोलते हैं, ये तेल की जो कीमतें हैं ये सरकार पिछले 11 मैम आप बीच में बोलने को लेकर टोक रही थी, रुकिए जरा, आप औरों को भी बोलने दीजिए। वो आपके बीच में नहीं बोले, रजत साहब जल्दी खत्म कीजिए। हाँ जी मैम, मैं ये बता दूं, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैडम। हाँ मैं फाइनल कमेंट ये इनको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये सारी तेल कंपनियां सरकारी हैं और जो तेल कंपनियों के जो दाम है वो एक ट्रेड पैरिटी प्राइस है और इंटरनेशनल पैरिटी प्राइसिंग होती है। कृपया उनको थोड़ी आप नॉलेज गेन कीजिए। ये सरकार के अंतर्गत ही आती है, सरकार के अधीन नहीं आती है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो कच्चा तेल बनाने तक से जो खर्चा है, रिफाइनिंग कॉस्ट है, जो भी है वो सरकार जो है वो रिफाइनरी को देती है। उसमें तेल की जो शिपिंग का खर्चा आता है और जो इंश्योरेंस की कॉस्ट आती है, हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, रिफाइनिंग चार्जेस होते हैं, 2.5% की ड्यूटी होती है। तो मैडम इनके बारे में इनको जानकारी लेनी चाहिए और ये अन्य स्टेट्स का बात बोल के गुमराह करते हैं। ठीक है। वेणु अग्रवाल फाइनल कॉमेंट। वेणु जी फाइनल कॉमेंट। रंजीता जी आखिर में आऊंगी जरूर, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जो कोरोना महामारी का इस बार संकट आया, उसमें सरकार के हाथ पांव फूल गए, इस बात को ये मानेंगे। जो जनता का हाल हुआ, ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही, उसमें जनता ने बहुत दुख झेला, बहुत ही द्रवित स्थिति थी, लेकिन उसमें भी हाँ कांग्रेस का ही हाथ है। ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा ट्रेन किया गया है झूठ बोलने के लिए और दूसरों के ऊपर ठीकरा दीजिए। आपकी नाकामियों का उपलब्धियां आप लोग इकट्ठा करते रहिए अपने खाते में। और देखिए, आप कोई भी वर्ग ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए, आप केवल ये बता दीजिए कि आपने अच्छा किया क्या, जनता को फायदा हुआ कहाँ, जनता से एक फायदा आप बता दीजिए कि हमें ये जो फायदे गिनवाए उसी पर तो बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, और वक्त नहीं है। रंजीता जी फाइनल कमेंट ले रही हूँ आपसे। वेणु जी प्लीज। रंजीता जी फाइनल कमेंट ले रही हूँ, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। वेणु जी, कौशिक साहब, रजत साहब, तीनों के ये सवाल थे कि आपने बेरोजगारी को लेकर जो रोजगार के दावे किए वो देंगे कहाँ से, कहाँ है नौकरियां? इसके साथ फाइनल कमेंट। नौकरियों पर मैं आपको जवाब देती हूँ, क्योंकि पिछले 15 साल में जितनी नौकरियां कांग्रेस
में मिली थी उससे कहीं ज्यादा नौकरियां हम 7 साल में दे चुके हैं। और जहां तक मंगेतर जी ने ऑयल प्राइसिंग की बात की है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयात पर निर्भर है इसके अंदर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुन नहीं पा रहे। ये बहुत दुखद है, मैं आपको सुन नहीं पा रही, इसका जवाब मिलना चाहिए था, लोग भी सुनना चाहते थे। कौशिक साहब खत्म करें। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? ये पंक्ति सुन गई मैडम, और इससे पहले आप जो कह रही थी वो आवाज नहीं पहुंची। 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड कांग्रेस सरकारों ने खरीदे थे, जिसका 9960 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सिर्फ ब्याज का जो है वो हमें चुकाना पड़ रहा है। 2014 के अंदर 108 रुपए बैरल था, हम आप कह रहे हैं कि 74 रुपए का रेट था। ठीक है, आज हमारे ये आप ठीक है, आप दोहरा रही है ये बात, ये जवाब आप कांग्रेस को आप लोग दे चुके दिन भर में। हाँ कौशिक साहब खत्म करें जल्दी जल्दी, 20 सेकंड कौशिक साहब, 20 सेकंड। हमारा मानना था, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। ठीक है रंजीता जी, वक्त नहीं है मैम, हम दोबारा जुड़ जाएंगे। ये बिल्कुल अनवांटेड इवेंट था। अगर मुख्यमंत्री कोरोना के बारे में बोलते, भूख के बारे में बोलते, लोगों के बारे में बोलते तो बहुत अच्छा लगता मुझे भी, लेकिन इनको भी आदत हो गई है और आपको तो आदत है ही है, अपने मन की बात करो, किसी की सुनो मत। मैं बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूं, बिल्कुल अनवांटेड इवेंट था। 600 दिनों की कोई उपलब्धि नहीं थी, इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए था तो अपना पहले का बताते कि भाई ये हमारी खामियां रही हैं, तीसरी जो वेव आएगी उसके लिए हमारी ये तैयारियां हैं, अब निश्चिंत रहें। चलिए, तो विपक्ष ने अभी भी सरकार को हर मोर्चे पर घेरा है, उस हर एक विषय का जिक्र करते हुए जिस पर आज मनोहर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। अपडेट के साथ आगे भी लौटेंगे, फिलहाल आप सबों का बहुत शुक्रिया। यही रुक रहे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।